आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7वीं का जनजाति, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसके बारे में थोड़ी चीज़ें पता है, थोड़ा समझेंगे अभी कैसे हैं। तो स्टार्टिंग कैसे होती है, अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान हुआ। मतलब बहुत सारे राज्य देखने को मिले थे, चोल, पांड्यन, और उनका पतन हुआ। इस उठापटक के बीच कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। मतलब एक अलग तरह की कलाएं, दस्तकारी और उत्पादक चल रहे थे। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह समान नहीं रहते। सामाजिक परिवर्तन हुए तो, लेकिन हर जगह बराबर नहीं हुए, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए। उनमें कुछ बाधाएं थी, कुछ लिमिटेशन थी। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, ये समझना महत्वपूर्ण है। क्या बोला है, इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में जो समाज था वो वर्ण के नियम अनुसार पहले से ही विभाजित था। जैसे ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। मतलब जो ब्राह्मणों ने बोला, जो वर्ण वर्ग चलता है हमारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरह से ये किन्होंने माने, राजाओं ने माने, राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ गया। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबंद समाज का ज़्यादा जटिल हो गया। अब हमने दिल्ली के सुल्तान जब आए थे, तब हमने देखा दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबंद था। श्रेणीबंद का मतलब कि पद के अनुसार चलता था, जो ज़्यादा ऊंचा पद उसको ज़्यादा सैलरी मिलती थी। तो समाज ज़्यादा जटिल हो गया था उस समय, इस तरह से। अब हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे जनजाति क्या। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए जो नियम थे, सामाजिक नियम और कर्मकांड, उनको नहीं मानते थे, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। जैसे हमारे में था, बोले कि ब्राह्मणों द्वारा जो सुझाया गया वर्ग था, उसमें जो ऊंचा है, नीचा है, असमान वर्ग होते थे। ये ऐसा कोई नहीं था, असमान वर्गों में विभाजित नहीं थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजाति कहा जाता था। तो देखा, तो जो ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए नियमों को नहीं मानते हैं और असमान वर्गों में विभाजित नहीं है, इनको जनजाति कहा जाता था। अभी जनजाति क्या करती थी, आपस में इनका संबंध भी होता था। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। मतलब नातेदारी, मतलब तुम जानते हो ना, रिश्तेदार। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविका पोषण करती थी, और कुछ जनजातियों के जो लोग हैं वो शिकारी थे, संग्राहक थे या पशुपालक थे। प्राय वह अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। अब मिला जुला रूप क्या है, इसका मतलब पशुपालक, खेती, ये सब चीज़ें। अब कुछ लोग थे, जैसे कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी। खानाबदोश कौन होती है, अपने साथ जानवर पालती है, जंगलों में इधर से उधर घूमती रहती है, एक जगह रुकती नहीं, कोई एक परमानेंट स्थान नहीं होता उनका रहने का, तो उन्हें खानाबदोश कहते हैं। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी और वह एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। चारागाह कहाँ होते हैं, जहाँ पे जानवरों को चराया जाता है, और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा कर देते हैं, किनके, भूमि और चारागाहों की जगहों को। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव भी हो जाता था। कौन जाति, अभी जब हमने पीछे पढ़ा था, जाति आधारित शक्तिशाली समाज, उनसे टकराव हो जाता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए रखा। अलहदा मतलब एक अलग तरह से जीने का इनका जो तरीका था। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे हैं। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने इन दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। उनको मिलती ही नहीं थी और बहुत सारे लोगों ने उस पर ध्यान दिया नहीं। कुछ अपवाद को छोड़ दे, कुछ अपवाद मतलब कि कुछ चीज़ें मिली हैं। तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। मतलब कि उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं था कि जो हमें मिला हो, लेकिन समृद्धि रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। समृद्धि रीति रिवाज मतलब कि अपने परिवार में अपने बच्चों को बता देना कि क्या रीति रिवाज होते हैं, और अपनी जो
रीति रिवाज है उसको मौखिक तरीके से, या अपने जो भी रूल्स है नियम है वो अपने वाचिक या मौखिक तरह, वाचिक और मौखिक का मतलब होता है बोल के बता देना, और वो याद रख लेते थे। वाचिक और मौखिक परंपराओं का वह संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। ये परंपराएं मतलब सबको बता दिया जाता था ये ऐसे चलता है ये सब चीज़ें, और वह आगे उसी चीज़ को फॉलो करते थे। आज के इतिहासकार जनजाति का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजाति का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी, मतलब 13वीं और 14वीं शताब्दी में इनका बहुत चलता था। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, मतलब उसके बाद खोखर के बाद गख्खर लोग यहाँ पे आ गए। उनका जो मुखिया था वो कमाल खान गख्खर था, और ये बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था, मतलब बादशाह अकबर का ये मनसबदार था। मनसबदार हम पहले ही जानते हैं, जिनको एक मनसब होता था, एक जगह दी जाती थी, है ना, ये राजा के द्वारा या बादशाह के द्वारा। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगहा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। उत्तर में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति कौन थी? बलोच। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। बलोच लोग क्या होते थे? छोटे छोटे कुलों में रहते थे। पश्चिम हिमालय में बात करें तो गद्दी गलड़ियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्व भाग की बात करें तो वहाँ पे नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी जनजातियाँ थी। अब जो मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। अब सरदार शाहियों का मतलब वहाँ के जो सरदार थे उन्होंने उस जगह पे नियंत्रण कर लिया। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति जिनका नाम है राजा मानसिंह, ये अकबर के सेनापति थे। इन्होंने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वह पूरी तरह अधीन नहीं बना पाए। उनको अधीन मतलब अपने अंदर या नियंत्रण में नहीं रख पाए। औरंगज़ेब के समय मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया। औरंगज़ेब जब आया तो उस समय क्या हुआ? मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया फाइनली। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा, संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। ये मुंडा और संताल उड़ीसा और बंगाल में भी पाए जाते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र में पहाड़ियों में कौन कौन थे? कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भील की बड़ी जनजाति भील कहाँ रहते थे? भील लोग बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहार और यहाँ तक के जमींदार बन चुके थे। मतलब इन लोगों ने जनजाति छोड़ के, मतलब ऐसे जंगलों में रहना छोड़ के खेती करने स्टार्ट कर दी और जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्रह बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, आज जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे भील लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। यहाँ दिखाया हुआ है रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं, ऐसे वो शिकार करते थे। अब हम पढ़ेंगे खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। एक पिक्चर दे रखी है लेफ्ट में, ये दिखा रखा है, ये खाना बदोश लोग थे। इधर से उधर घूमते थे और चीज़ों को इकट्ठा करते थे। यहाँ पे कर क्या रहे हैं? घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएँ भारत को बाहरी दुनिया से भी जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाज़ार तक पहुँचाते हैं। आज भी ऐसा होता है, लेकिन अब बंजारे नहीं, अब तुम देखते हो शहरों में जो चीज़ें मिलती है, दुकानों पर जो चीज़ें मिलती है, कुछ इसी तरह का सिस्टम आज भी चलता है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। मैंने बताया था खाना बदोश कौन होते हैं? जो एक जगह पर रहते नहीं है। कुछ इस तरह के भी होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, और ये कुछ अलग तरह के। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे। उनका जीवन दूध
और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर करता था, जैसे उनकी खाल हो गई, पशुओं को बेचना हो गया, हाथी बेचने हो गए, ये सब चीज़ें। वह खेतिहार गृहस्थों से अनाज लेते थे, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे। मतलब ऊन, अपने जानवरों का जो ऊन हो गया, घी इत्यादि का विनिमय। विनिमय का मतलब होता है कि लेन देन, कि तुम कोई चीज़ लो, उसके बदले कोई और चीज़ वो देंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं विनिमय, वस्तु विनिमय कह सकते हो। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वह सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। टांडा कौन लोग? बंजारा के जो कारवां हुआ करता था। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी बंजारों का ही इस्तेमाल करके नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। मतलब उन्होंने भी बहुत इस्तेमाल किया बंजारा के जो खानाबदोश लोग होते थे, अपने नगरों में जो अनाज मंगाना होता था। बादशाह जहांगीर ने भी अपनी स्मरण मतलब यादों में लिखा है, ये जो उन्होंने अपने लिखवाए थे दस्तावेज, कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियान, मतलब जब कभी राजाओं को लड़ाई पे जाना पड़ता था सैन्य अभियान के लिए, इसके दौरान वह मुग़ल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। मतलब सेना के जो लोग हैं उनको खाना पहुंचाने का काम ये बंजारे लोग करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। कई पशुचारी ऐसे भी थे, कई पशुचारी जनजाति मवेशी, घोड़ों और जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करते थे। संपन्न लोग मतलब राजा हो गया, कोई जमींदार हो गया, उन्हें हाथी घोड़े ऐसे बेच दिए। छोटे मोटे फेरी वाले की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करती रहती थी। ये लोग क्या करते थे? रस्सी, सरकंडे, सरकंडे घास का एक पौधा होता है एक तरह से, पहले के ज़माने में यूज़ होता था, मेसोपोटामिया के टाइम में बहुत ज़्यादा। रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और बेचते थे। कभी कभी जो भिक्षुक लोग होते हैं, भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागर का काम करते थे। नर्तक हो गए, नाचने वाले, गायक और अन्य तमाशबीन जो तमाशा दिखाने वाले होते थे, ये जातियाँ भी थी जो विभिन्न नगरों और गाँव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। उसके बदले इन्हें पैसे मिलते थे, अनाज मिलता था। आज भी तुमने कुछ रोडों पे, सड़कों पे देखा होगा, ऐसे बंजारे लोग काम करते हैं। यहाँ पर एक स्रोत दिया है बंजारों के नाम से। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी जिसका नाम है पीटर मुंडी ने बंजारों का वर्णन इस तरह से किया। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टंडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टंडा एक टंडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उनका भारवाहक से मिलता जुलता है, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वह सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं। भाड़े पर नियुक्त करना मतलब किसी का सामान कुछ पहुँचाना, तो इन्हें पैसे मिल जाते हैं, ये होता है भाड़े पे काम करना। लेकिन ज़्यादातर वह खुद ही सौदागर होते थे, मतलब खुद के सामान बेचते थे, खुद का बिजनेस करते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वो खरीदते थे और उस जगह ले जाते थे जहाँ वह महंगा है, मतलब बेच सकते हैं, उसके बीच में फ़ायदा कमा ले वो लोग। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते थे जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सके। टंडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते थे। एक टंडा में 600 से 700 लोग हो सकते थे। वे एक दिन में 6 या 7 मील, मतलब लगभग 10 किलोमीटर के आसपास सफ़र करते थे, है ना, उससे ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी वो सफ़र करते थे। अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त थी। उस समय ज़मीनें ऐसी खुली थी और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता था। यहाँ पे भी थोड़ा समझाया गया है। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह कौन होते थे? खानाबदोश घुमंतू लोग होते थे और उनमें से कई पशुचारी भी होते थे। मतलब घुमंतू होते थे और पशुचारू होते थे, जो अपने रेवड़ मतलब जानवरों और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायक और अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते रहते, एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते रहते। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था।
मतलब वापस उसी जगह पे आते हैं जहाँ पे उन्होंने पहले व्यापार किया था, वापस उसी जगह वापस आ जाते थे। अब है बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। वर्ण क्या था, अभी हमने पढ़ा था, ब्राह्मणों ने 4 वर्ण बना रखे थे, लेकिन उनके सामने नज़र आया कि कुछ लोग अलग काम भी कर रहे हैं, तो उन्हें समझ नहीं आया फिर अब क्या करें। उन्होंने उसको नाम जाति दे दिया। जैसे कि लोहार का काम को लोहे बना, लोहे का कोई सामान बना रहा तो लोहार, सोने का कोई काम कर रहा तो सुनार, या फिर लकड़ी का काम कर रहा तो बढ़ई, है ना। कोई छत वत बना रहा है, घर बना रहा है, राजमिस्त्री, कोई चमड़ा काट रहा है तो चमार, ऐसे कर करके उन्होंने जाति पाति बना दी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जातियों और सामाजिक समूह को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया। अब ये सारी चीज़ें जो है हम 12वीं क्लास में ज़्यादा पढ़ते हैं हिस्ट्री की बुक में। और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। मतलब जो बाद में इनके सामने जाति देखी है, नए सामाजिक समूह देखे कि अलग तरह का काम कर रहे हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आया कि किस वर्ण में डाले, तो इन्होंने इनको जाति दे दी। और ज़्यादातर क्या हो गया, फिर वहाँ जाति दर्जा चलने लग गया, मतलब लोग जातियों में बढ़ गए। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गया। मतलब पहले वर्ण के हिसाब चलता था, फिर बाद में उन्होंने जाति के हिसाब से स्टार्ट कर दिया। 11वीं और 12वीं शताब्दी या सदी आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में भी काफ़ी इजाफा हुआ। मतलब जो क्षत्रिय होते थे उसमें से भी राजपूत लोग ज़्यादा ताकतवर बन गए। वे हुड़, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजाति में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। ऐसे नहीं थे कि पहले कि वो पहले से राजपूत थे। कुछ लोग जनजातियों में से थे। जनजाति हमने पीछे बात करी थी, जो लोग एक तरह से घूमते थे, व्यापार करते थे, फिर उनको ही बाद में राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषता कहाँ पे ली, कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासक ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। अपनी संपदा मतलब अपने पैसे वैसे का इस्तेमाल किया, ताकि उन्होंने और वहाँ से शक्तिशाली राज्य बनाए। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय, शासक के रूप में मतलब ये शासक बनने लग गए। राजपूत गोत्र के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। जनजातीय लोग इन्हें मानने लग गए। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से, जब ब्राह्मणों ने कई लोगों को समर्थन किया, कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो सकते थे। प्रमुख जनजाति परिवार मतलब कि कुछ ही ऐसे परिवार थे जो शासक मतलब राजा बन सकते थे। उनकी बहुसंख्यक आबादी, जो लोग संख्या में ज़्यादा थे, समाज के छोटी जातियों में ही जगह बना पाए। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की तरफ जो प्रभुत्वशाली जनजाति ने काफ़ी पहले इस्लाम को ज्वाइन कर लिया था। इसका उदय हमने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो बड़ी क्लास में पढ़ोगे। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। तो हमारे उधर की तरफ के जो लोग थे वो पहले से ही इस्लाम में जा चुके थे, बहुत सारे लोग। तो उन्होंने उसको अपना लिया था और वह जाति व्यवस्था को मना करने लग गए कि नहीं, हम नहीं करेंगे, इनके साथ हम नहीं रहेंगे जाति व्यवस्था में, क्योंकि ऊंच नीच होती है। जो सनातनी हिंदू हैं, सनातनी हिंदू के धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी, मतलब उसमें बराबरी नहीं मिलती थी। हिंदू के धर्म में आज भी बराबरी नहीं है, तो वो उन्हें ये पसंद नहीं था कि बराबरी वाली, मतलब गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था से वो पीछे छुड़ाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या कर रखा, इस्लाम ज्वाइन कर लिया। सामाजिक व्यवस्था से इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। अब जब राज्य बने तो इन सामाजिक बदलाव से जुड़े हुए हैं। हमारे इतिहास के इन महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लिखित दिए हुए हैं।